नमस्कार, आप देख रहे हैं जनजन की आवाज़। आपके साथ मैं हूँ बिंदिया और आज मैं बात करने वाली हूँ संविधान दिवस के बारे में। इतिहास के सबसे बड़े दिन 26 नवंबर संविधान दिवस के बारे में, जो कि बताएंगे कि 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्या है इसके पीछे का इतिहास, 26 जनवरी से कैसे है अलग यह दिन। 26 जनवरी 1949 का यह दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन था। इसी दिन संविधान बनकर पूरा हुआ और उसे अपनाया गया। इसी दिन की याद में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसी दिन राष्ट्रीय कानून दिवस भी होता है। हर भारतीय नागरिक के लिए 26 नवंबर का दिन बेहद खास है और गौरवान्वित महसूस करने वाला है। यही वह दिन है जब वो किताब बनकर तैयार हुई थी, जिसने हमें आज़ादी व समानता के साथ जीने का अधिकार दिया हुआ है। 26 नवंबर 1949 को ही देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। संविधान बनकर तैयार हुआ और देश को समर्पित किया गया। यह संविधान ही है जो हमें एक आज़ाद देश का, आज़ाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है। जहाँ संविधान के लिए मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें हमारा हक दिलाते हैं, वहीं इसमें दिए मौलिक कर्तव्य में हमें हमारी जिम्मेदारियां भी याद दिलाते हैं। 26 नवंबर 1949 का यह दिन आज़ाद भारत के इतिहास का बड़ा ऐतिहासिक दिन था। इसी दिन संविधान बनकर पूरा हुआ और उसे अपनाया गया। इसी दिन की याद में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों के में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कब और क्यों लिया गया संविधान दिवस मनाने का फैसला? इस दिन की नींव वर्ष 2015 में रखी गई। यह वर्ष संविधान की निर्माता और जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष था। 26 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाने के केंद्र सरकार के फैसले को अधिसूचित किया था। 26 जनवरी और 26 नवंबर में अंतर। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और उसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। लेकिन इस तारीख के 2 माह बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान देश में लागू किया गया। 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस व कानून दिवस होता है और 26 जनवरी का यह दिन गणतंत्र दिवस। अब सवाल यह है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो फिर इसे 2 माह की देरी से यानी 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? इनका इतना इंतजार क्यों किया गया? इस वजह 20 साल पहले आज़ादी की लड़ाई के दौरान की तारीख में मिलती है। दरअसल 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने देश की पूर्ण आज़ादी या पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। इसी की याद में संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 तक का इंतजार किया गया। 19 दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया। इसी दिन पूर्ण स्वराज की मांग की गई। फैसला लिया गया कि जनवरी के आखिरी रविवार को देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। यह तारीख 26 जनवरी 1930 थी। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की इस मांग को सार्वजनिक किया गया। इस दिन पंडित नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा लहराया था। इस तरह 26 जनवरी का दिन बेहद खास था, जिसके लिए इंतजार किया गया। क्यों खास है भारत का संविधान? भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिए गए हैं। इसमें देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन किया गया है। विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या काम है,
उनकी देश को चलाने में क्या भूमिका है, इन सभी बातों का जिक्र संविधान में है। कितने दिन में हुआ तैयार? पूरा संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। यह 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। संविधान की असली कॉपी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अंग्रेजी में हाथ से लिखी थी। यह बेहतरीन कैलीग्राफी के जरिए इटैलिक अक्षरों में लिखी गई है। आज संविधान दिवस के अवसर पर यह सच्चाई सभी भारतीयों तक पहुंचनी ही चाहिए। संविधान सभा में हुई डिबेट में बाबा साहेब ने स्पष्ट कह दिया था कि जातिगत आरक्षण सदैव मॉनरेटी ऑफ सीटस अर्थात लगभग 30% तक ही होना चाहिए। 50% से ज़्यादा जातिगत आरक्षण देना तो समानता के अधिकार के खिलाफ है। नवंबर की सर्दियों की सुबह थी। 1949 के 25 नवंबर का दिन देश आज़ाद हो गया था। संविधान सभा की आखिरी बैठक चल रही थी। गणराज्य की स्थापना की तैयारियां आखिरी दौर में थी। संविधान सभा में राय बनी कि मामले पर बहस का समापन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर करें और उन सवालों का जवाब दें जो इस सिलसिले में उठे थे। जिस व्यक्ति को सिर्फ ड्राफ्टिंग का जिम्मा दिया गया था, उनके लिए यह गौरव का क्षण था। संविधान की ड्राफ्टिंग से आगे बढ़कर बाबा साहब उस समय तक देश के प्रमुख राष्ट्र निर्माताओं के तौर पर गिने जाने लगे थे। तमाम सहमतियों और असहमतियों के साथ संविधान सभा जानती थी कि नए बनते राष्ट्र की चुनौतियों को समझने की एक समग्र दृष्टि बाबा साहेब के पास है। इसलिए नेहरू, पटेल समेत कई वरिष्ठ सदस्यों के होते हुए भी बाबा साहब को यह जिम्मा सौंपा गया कि वे बहसों और आपत्तियों का जवाब दें। बाबा साहब का वह ऐतिहासिक भाषण साबित हुआ। ऐतिहासिक इस मायने में नहीं कि इस भाषण में कोई अभूतपूर्व जोश या विद्वता थी। यह एक संयमित और बहुत संभलकर बल्कि सहमकर दिया गया भाषण है। इस भाषण में बाबा साहब ने नए बनते राष्ट्र की चुनौतियों की ओर संकेत करते हैं और उन चुनौतियों से निपटने का उपाय बताते हैं। इस क्षण तक बाबा साहब भारत को राष्ट्र कहने से बचते हैं। वे भारत को एक बनता हुआ राष्ट्र यानी नेशन इन द मेकिंग कहते हैं। एक वोट के सिद्धांत पर बात करते हुए वो ये भी साफ करते हैं कि देश में हालांकि वो क्षमता नहीं है तैयार हुई है। वो आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी को राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। हिंदू भारत के बीमार लोग हैं अंबेडकर। कभी अंबेडकर सिख बनना चाहते थे। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि जातियों में बटा भारतीय समाज एक राष्ट्र की शक्ल कैसे लेगा और आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी के रहते वह राष्ट्र के रूप में अपने अस्तित्व की रक्षा कैसे कर पाएगा। वे यह आशंका जताते हैं और संविधान सभा को चेतावनी देते हैं कि अगर हमने इस गैर बराबरी को खत्म नहीं किया तो इससे पीड़ित लोग उस ढांचे को ध्वस्त कर देंगे जिसे इस संविधान सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है। उनकी एक और महत्वपूर्ण चेतावनी यह है कि अपनी मांगों को पूरा करने के लिए संविधानेतर आंदोलनों से अब परहेज करना चाहिए। इसे वे ग्रामर ऑफ एनार्की यानी अराजकता का रास्ता बताते हैं। उनके मुताबिक ये संवैधानिक ढांचे को कमजोर करेगा। अंबेडकर के आगे नतमस्तक क्यों संघ और भाजपा? वो तैयार हो रहे राज्य तंत्र पर हिंदू स्वर्ण पुरुषों के दबदबे को लेकर बहुत असहज और फिक्रमंद थे। यहाँ वे अछूतों के राजनीतिक सामाजिक अधिकार के लिए लड़ते योद्धा या हिंदू धर्म की बुराइयों से टकराते नेता के रूप में नहीं हैं। नहीं, वे यहाँ वकील या अर्थशास्त्री के रूप में अपनी बात कह रहे हैं। यहाँ बाबा साहब राष्ट्र निर्माता के रूप में सामने आते हैं। उनकी चिंताओं में कोई जाति या समूह नहीं है। वे इस मौके पर बन रहे मुकम्मल राष्ट्र के पहले प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं। यह संविधानवादी अंबेडकर हैं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के वैश्विक सिद्धांत पर मन, वचन और कर्म से विश्वास करते हैं। राष्ट्र की परिभाषा बाबा साहब फ्रांस के दार्शनिक
अर्नस्ट रेनन से लेते हैं। रेनन ने नहीं मानते कि एक नस्ल, जाति, भाषा, धर्म, भूगोल या साझा स्वार्थ किसी जन समुदाय को राष्ट्र बना सकते हैं। रेनन के लिए राष्ट्र का साझा विचार है, जो इसलिए है क्योंकि इसमें मौजूद हर व्यक्ति खुद को राष्ट्र का हिस्सा मानता है। इस मायने में यह हर दिन चलने वाला जनमत संग्रह है। रेनन और बाबा साहेब दोनों के लिए राष्ट्र एक पवित्र विचार है, जिसमें हर सदस्य का साझा है। इसलिए संविधान सभा के आखिरी भाषण में बाबा साहब आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के खात्मे को राष्ट्रीय एजेंडे के रूप में सामने लाते हैं। उनकी कामना थी कि संवैधानिक संस्थाएं वंचित लोगों के लिए अवसरों का रास्ता खोले और उन्हें लोकतंत्र में हिस्सेदार बनाए। राष्ट्रीय एकता के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए संविधान के मूल अधिकारों के अध्याय में अवसरों की समानता के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए विशेष अधिकार का प्रावधान किया गया है। आरक्षण का सिद्धांत वहीं से आता है। यह करोड़ों की आबादी वाले भारत में वंचित जाति समूहों के हर सदस्य को नौकरी देने के लिए नहीं है। आरक्षण का मकसद यह है कि वंचित जातियों को महसूस हो कि देश में मौजूद अवसरों में उनका भी हिस्सा है और देश चलाने में उनका भी योगदान है। इसलिए संविधान अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, महिलाओं सबका ख्याल रखता हुआ नजर आता है। 22 दिसंबर 1952 को पूना में वकीलों की एक सभा में बाबा साहब बोलते हैं, लोकतंत्र शासन की वह पद्धति है जिसमें लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में बदलाव बगैर खून खराबे के संभव हो। बहरहाल 25 नवंबर 1949 की उस सर्द सुबह पर लौटते हैं। बाबा साहब के इस भाषण के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की बैठक को अगले दिन के लिए स्थगित करने की घोषणा करते हैं। अगले दिन 26 नवंबर को संविधान सभा संविधान को स्वीकार कर लेती है। 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को भारत के लोग खुद को अपना संविधान सौंपते हैं और गणराज्य बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद की कहानी एक विराट मोहभंग की कहानी है। बाबा साहब ने उसी दिन कहा था कि हम सबसे अच्छा संविधान लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कामयाबी आखिरकार उन लोगों पर निर्भर करेगी जो देश को चलाएंगे। गणराज्य की स्थापना 67 साल के बाद भी सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को खत्म करने का एजेंडा पूरा नहीं हो सका है। असमानता पहले से ज़्यादा विकट हुई है। पूर्वोत्तर, कश्मीर और मध्य भारत के बड़े इलाके असंतोष के कारण हिंसाग्रस्त हैं। जाति अपने विकराल रूप में मौजूद है। यूनिवर्सिटी, कॉरपोरेट जगत, मीडिया, संस्कृति और नौकरशाही जातिवाद के नए गढ़ हैं। भारत मानव विकास के तमाम मानकों पर दुनिया के सबसे फीसदी देशों में एक है। यह ग्लोबल के सर्वाधिक अंधेरे कानों में से एक है। भारतीय लोकतंत्र को और सुंदर होना चाहिए था। देश चलाने वाले बाबा साहब को निराशा किया गया है। यह संविधान सभा और बाबा साहब की कल्पना का राष्ट्र नहीं है। ऐसा क्यों हुआ और इसके जिम्मेदार कौन है? यह एक बहस है। लेखक समाजशास्त्र के शोधार्थी हैं। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों SEBC अधिनियम 2018 को रद्द कर दिया, जिसने सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में मराठों के लिए आरक्षण की शुरुआत की थी। न्यायालय ने इंदिरा साहनी फैसले में सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में आरक्षण पर 50% की सीमा को पार करने के लिए अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यह राज्य और केंद्र को ऐसे कानून पारित करने से सीमित कर देगा जो सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में पिछड़े वर्गों के लिए 50% से अधिक सीटें आरक्षित करने की अनुमति देते हैं। संविधान सभा में संविधान के अनुच्छेद 16 के आसपास बहस के दौरान कुछ सदस्यों ने अवसर की समानता के विचार का आह्वान करते हुए आरक्षण के खिलाफ तर्क किया। अंबेडकर इस बात से सहमत थे कि सार्वजनिक रोजगार में प्रवेश के बारे में सोचने में अवसर की समानता की भूमिका होती है। हालांकि उन्होंने तर्क दिया
कि सिद्धांत रूप में अवसर की समानता एक महान सिद्धांत है, लेकिन उन समुदायों में सार्वजनिक रोजगार में प्रवेश को सुविधाजनक बनाने का प्रावधान होना चाहिए, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से ऐसा करने का मौका नहीं दिया गया। साथ ही अंबेडकर ने आगाह किया कि उन समुदायों के लिए आरक्षण को अल्पसंख्यक सीटों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, ताकि समान अवसर का सिद्धांत नष्ट न हो। अंबेडकर ने इस भाषण ने महाराष्ट्र आरक्षण मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और याचिकाकर्ताओं, उत्तरदाताओं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसका हवाला दिया गया। सलाह महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे मुकुल रोहतगी ने इस ईबीसी अधिनियम के समर्थन में दलील दी। उन्होंने कहा कि अंबेडकर के भाषण से संकेत मिलता है कि आरक्षण समान अवसर के नियम का अपवाद नहीं बल्कि उसका अभिन्न अंग है। इसलिए इंदिरा साहनी में लगाई गई 50% की सीमा निराधार थी। दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस करते हुए अरविंद दातार ने महसूस किया कि अंबेडकर के भाषण का यह अर्थ निकाला जाना चाहिए कि 50% से अधिक आरक्षण समान अवसर के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने अंबेडकर भाषण का हवाला देते हुए यह विचार किया कि आरक्षण कोई अपवाद नहीं है, बल्कि अवसर की समानता का एक अभिन्न पहलू है, जो इंदिरा साहनी के फैसले की स्थिति है। हालांकि यह माना गया है कि 50% से की सीमा से अधिक होने पर अवसर की समानता से समझौता होगा। राज्य हैं तमिलनाडु, जिन्होंने 50% की सीमा से अधिक आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून पारित किया है। न्यायालय ने चुप्पी साध रखी है और इन राज्यों को आरक्षण की मात्रा कम करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है। क्या इन राज्य विधानों को अदालत में चुनौती दी जाएगी और उनका भी वही प्रश्न होगा जो महाराष्ट्र के एसीबीसी अधिनियम का हुआ था। हम एक बात निश्चित रूप से जानते हैं, अगर इन कानूनों को चुनौती मिलती है तो एक बार फिर अंबेडकर के भाषण को याद किया जाएगा और बारीकी से पढ़ा जाएगा। महाराष्ट्र आरक्षण मामले से पता चलता है कि कैसे संविधान सभा की बहस को अदालतों और वकीलों द्वारा समकालीन संवैधानिक संघर्षों को समझने और सोचने के लिए एक प्रमुख संसाधन के रूप में देखा जाता है।